नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तरुण स्कूल ओशिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। देश भर में लॉकडाउन के चलते देश के सभी स्कूल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय फिलहाल बंद है। तो तरुण स्कूल परिवार द्वारा विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसी कड़ी में आज हिंदी साहित्य की एक क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। काव्य शास्त्र के 4 टॉपिक 12वीं के विद्यार्थियों के कोर्स में हैं। उसमें से आज हम काव्य छंद टॉपिक पर चर्चा करेंगे। काव्य छंद प्रकरण। तो समझिए, छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और छंदों की मात्राएं, वर्ण कैसे गिने जाते हैं। सबसे पहले काव्य छंद संस्कृत की चद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रसन्नचित करना। अर्थात वह रचना जिसमें यति, गति, लय, तुक, चरण आदि को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है उसे काव्य छंद कहते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि छंद का क्या महत्व है। परिभाषा के बाद कभी कभार बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2 नंबर के छोटे प्रश्न या 1 नंबर का कोई छोटा प्रश्न पूछा जाता है। छंद का शाब्दिक अर्थ आह्लादित करना, परिभाषा और छंद का महत्व क्या है। हम छंदों का प्रयोग कविता में क्यों करते हैं। आजकल आधुनिक हिंदी के कवियों द्वारा छंद मुक्त रचनाएं भी की जा रही है। आपने छायावाद की कवि जयशंकर प्रसाद की कविता जूही की कली पढ़ी होगी, 1916 में प्रकाशित हुई थी। छंद मुक्त पहली रचना थी। तो छंदों का प्रयोग कविता में क्यों करते हैं। छंदों के प्रयोग से कविता में एक तो नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, कविता में लयात्मकता उत्पन्न होती है, अर्थात पाठक को कविता पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए छंदों का प्रयोग कविता में किया जाता है। तो ये तो काव्य छंद का महत्व हुआ। अब हम सबसे पहले छंद की प्रकारों की 2 जो दृष्टियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। नंबर 1 मात्रिक छंद और नंबर 2 वर्णिक। इसी वर्णिक को वार्णिक भी कह दिया जाता है। वर्णिक कहो चाहे वार्णिक, दोनों एक ही। अब इस छंद टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मात्राएं और वर्ण गिने कैसे जाते हैं, इनकी गणना किस प्रकार की जाए। इसके लिए हमें स्वरों पर और व्यंजनों पर दृष्टि डालनी होगी। तो हम पहले मात्रिक छंद की चर्चा कर रहे हैं। मात्रिक छंद किसे कहते हैं। ऐसी रचना जिसमें मात्राओं की अर्थात मात्राओं की गणना की जाए उसे मात्रिक छंद कहते हैं, तथा जिस रचना में वर्णों की गणना की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अब देखिए मात्राएं कैसे लगाते हैं। अब यहाँ बीच में मैं वर्णों के प्रकार की चर्चा करूंगा। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं और यहाँ पर हमें स्वरों का वर्गीकरण एक बिंदु देखना होगा। स्वरों के वर्गीकरण का एक बिंदु है मात्रा, अर्थात उच्चारण में मात्रा अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय। उच्चारण में लगने वाले समय, इस समय को क्या कहते हैं। कालमान के आधार पर ध्यानपूर्वक समझिए। हम बीच में पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें मात्रा गिननी सीखनी है। तो स्वरों के वर्गीकरण की एक दृष्टि है मात्रा के आधार पर। इसी मात्रा को कहते हैं हम उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान। प्रत्येक स्वर को बोलते समय हमें उच्चारण में कुछ समय लगता है, उस समय को हम कहते हैं कालमान या मात्रा। कुछ स्वरों को उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, कुछ में अधिक, कुछ में बहुत अधिक। तो इस दृष्टि से यानी मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है
लघु, इसे ही कहते हैं हम ह्रस्व, और इसे ही हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर। परिभाषा समझिए, लघु कहो चाहे ह्रस्व कहो चाहे एक मात्रिक स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम मात्रा में समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? लघु, ह्रस्व या एक मात्रिक। और हमारे जो 11 टोटल स्वर है उनमें से 4 ऐसे स्वर है ए, ई, उ और री। इनकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 1। ऐसे स्वर जिनकी मात्रा 1 हो वो एक मात्रिक कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में समय कम लगता हो वो भी एक मात्रिक कहलाते हैं। दूसरा भेद इसका देखिए, गुरु, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु या ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे उसे कहते हैं गुरु या दीर्घ स्वर, और इनकी मात्राएं 2 गिनी जाती है इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ऐसे स्वर कौन से हैं? जो बचे हुए हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 ऐसे स्वर हैं जिनको क्या कहते हैं? गुरु या दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। इसका एक और भेद है, हालांकि वो हमारे छंदों में कम प्रयुक्त होता है, जिसका नाम है प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, ट्रिपल, तथा जिनकी मात्राएं 3 गिनी जाती है उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है ओम। अब ओ की ध्वनि का 3 बार उच्चारण है। बाकी 4 तो हो गए लघु, 7 हो गए आपके गुरु। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, लघु स्वरों की मात्राएं, ये जो 4 लघु स्वर हैं इनकी मात्रा 1 गिनी जाएगी, और इस मात्रा 1 को दर्शाने के लिए हमारी हिंदी की जो खड़ी पाई है उसके जैसा एक हमें चिन्ह बनाना है, खड़ी पाई के जैसा, और इनकी गिनती करते समय 1-1 गिनना है। और जो गुरु या दीर्घ स्वर है जिन्हें हम द्विमात्रिक कहते हैं, इनकी मात्रा में नीचे लगा रहा हूं, वर्तुलाकार एस आकृति बनानी है, वर्तुलाकार एस आकृति, और जब गिनती करो तो इस प्रत्येक आकृति वर्तुलाकार एस की गिनती 2 मात्रा के तौर पर होनी चाहिए। तो अब मोटे तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि लघु स्वर युक्त सभी व्यंजनों एवं लघु स्वरों में 1 मात्रा गिनी जाए, और गुरु स्वरों में या गुरु स्वर युक्त व्यंजनों में 2 मात्राएं गिनी जाए। पहली मात्रा लगाने के लिए पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिए। और अब मैं दूसरी बात और बता रहा हूं जिसमें कुछ विशेष बिंदु और ध्यान रखने हैं मात्रा लगाते समय। तो यह बीच में हमने स्वर सिर्फ मात्रा लगाने की कंडीशन सीखने के लिए ही पढ़े, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्णों की, मात्राओं की, तो हमें पता चलना चाहिए कि वर्ण कितने होते हैं, मात्राएं कितनी होती हैं। तो अब देखिए 2-3 और कंडीशन मात्राओं के संदर्भ में। पहली कंडीशन, जिस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु, इसी चंद्र बिंदु को हिंदी भाषा में अनुनासिक कहते हैं, और इसका चिन्ह क्या है? ये है, अर्थात जिस वर्ण पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, अनुनासिक हो, उसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 1। जैसे मैं लिख देता हूं, अभी उदाहरण भी दूंगा आपको। अनुस्वार, दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार का प्रतीक चिन्ह क्या है? अकेली एक बिंदी जो लगाते हैं उसे हिंदी भाषा में अनुस्वार कहते हैं। इसकी मात्राएं कितनी गिनी जाएगी? 2, अर्थात वर्तुलाकार एस। तीसरा है विसर्ग। विसर्ग का प्रतीक चिन्ह ये संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होती है, और इसकी मात्रा भी कितनी गिननी? 2। तो 3 तो ये चीजें ध्यान में रखनी कि चंद्र बिंदु की 1 मात्रा गिनी जाए, यानी किसी वर्ण पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है और वो लघु है तो उसकी मात्रा 1,
यदि उस पर अनुस्वार लगा हुआ है अर्थात एक बिंदी है तो उसकी मात्रा 2, और यदि किसी वर्ण के साथ में विसर्ग का प्रयोग है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैंने शब्द लिखा प्रायः, अब इसकी मात्राएं लगाइए। यहां पर पहले से ही गुरु वर्ण है, प र में आ की मात्रा है तो वर्तुलाकार एस बन जाएगा, और जो यह है इसमें स्वर तो अ का ही है, लघु है, लेकिन इसके साथ विसर्ग प्रयुक्त हो गई है तो ये भी क्या हो जाएगा, गुरु। अब प्राय शब्द में टोटल कितनी मात्राएं हैं, आपसे पूछे जाए संख्या तो 4, 2 और 2। अब मैं शब्द और एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने लिख दिया कंचन। अब देखिए कंचन में क, च, न, इन तीनों में ए का स्वर है अर्थात लघु स्वर है, और लेकिन इस क के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो अनुस्वार के लिए 2 मात्राएं, 1 1, इसकी भी टोटल मात्रा कितनी हो गई, 4। अब मैं देखिए इसका ऊपर वाले का उदाहरण ले रहा हूं, मैंने शब्द लिखा कंकण। कंकण शब्द में देखिए ऊपर क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु के लिए मात्रा कितनी गिननी है आपको, 1 1 1 1, इन तीनों की एक एक मात्रा, 3 मात्रा। मैंने आपको इन 3 की कंडीशन बताई, इन तीनों का एक एक उदाहरण बताया, ये ध्यान रखिए। एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि अनुनासिक चिन्ह के लिए 1 मात्रा, अनुस्वार के लिए 2 मात्रा, विसर्ग के लिए 2 मात्रा। अब देखिए एक और नियम है इन 3 के अलावा, जो संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं अर्थात स्वर रहित व्यंजन आ जाते हैं तो उनकी मात्राएं किस प्रकार लगानी है। स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन जब आपके किसी भी दो में पद में आ जाए तो आप मात्रा लगाते समय ध्यानपूर्वक देखिए। यदि स्वर रहित व्यंजन कोई भी शब्द के प्रारंभ में आया है तो उस पर कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। उदाहरण देखिए, लाइन वापस सुनिए। यदि कोई स्वर रहित व्यंजन अर्थात आधा व्यंजन कोई भी शब्द के प्रारंभ में आया है तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगानी, उसको यूं ही छोड़ देना। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं प्यारा, आप देखिए स्वर रहित अर्थात आधा वर्ण कहां आया, शब्द के प्रारंभ में, शुरुआत में आया तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगानी। यहाँ आधा वर्ण है प, उसको छोड़ दो, सीधा सा उसके आगे जो दोनों वर्ण है उस पर मात्राएं लगा दो। मात्रा के लिए एक चीज और ध्यान रखें, ये जो मैं एस की आकृति बना रहा हूं ये आप सुविधा अनुसार या तो ऊपर लिखें या नीचे। लेकिन यदि एक छात्र अपनी बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में उत्तर दे रहा है तो वो यदि ऊपर लिख रहा है तो फिर वो पूरे पेपर में जितने भी छंद के प्रश्न है वहां मात्राएं ऊपर ही लगाए, और यदि कोई छात्र नीचे लगा रहा है तो वो पूरे नीचे ही लगाए। अमूमन ऊपर नीचे दोनों चलता है, लेकिन यूं नहीं है कि आप एक शब्द में तो ऊपर लगा दो दूसरे में नीचे लगा दो, मात्राएं ऐसे नहीं, एक तरफ लगाएं कोई भी। अब देखिए दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि प्रारंभ में कोई भी वर्ण स्वर रहित आए तो उसकी मात्रा कितनी लगेगी, नहीं लगेगी कुछ भी। अब दूसरा देखिए, जब कोई शब्द के बीच में मध्य में, ये मान लीजिए ये कोई शब्द है और यहाँ पर आधा है अर्थात स्वर रहित व्यंजन है, तब क्या करना है, तब उस स्वर रहित व्यंजन की मात्रा पहले वाले वर्ण में जुड़ जाएगी। जब कोई शब्द के मध्य में स्वर रहित व्यंजन अर्थात आधा वर्ण आधा व्यंजन आ जाए तो उसकी मात्रा उसके जस्ट पहले वाले वर्ण में जुड़कर गुरु हो जाएगी। यदि पहले कोई गुरु वर्ण है अर्थात 2 मात्राएं हैं तो उसकी मात्रा आपको 3 नहीं करनी, 2 ही रहेगी, और यदि 1 है तो उसकी 2 बन जाएगी। जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूं, देखिए मैंने एक शब्द लिखा संख्या। अब मैं आपको बोलता हूं इसकी मात्राएं लगाइए। स के ऊपर क्या है, अनुस्वार है, जस्ट पहले पढ़ा आपने अनुस्वार की मात्राएं कितनी होती है, 2। अब यहाँ बीच में देखिए ख क्या है, आधा। अब आधा वर्ण है, आधे वर्ण की मात्रा मैंने आपको बताया था शब्द के बीच में यदि आधा आ जाए तो उसकी मात्रा किधर आएगी, यूं जुड़ेगी पहले वाले वर्ण में।
तो पहले वाला वर्ण पहले से ही गुरु है, तो अब उसको नहीं छेड़ना है। और इसकी क्या हो जाएगी 2, यानी संख्या शब्द की मात्रा पूछे तो कितने हैं 4, टोटल 4। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है अच्छत। अब यहां पर देखिए अ की एक मात्रा, ठीक है, ये च आधा आ गया, ये च आधा किधर जुड़ेगा अ में, तो यहां पर मात्रा कितनी हो जाएगी 2। अर्थात जो भी आधा वर्ण है उसकी मात्रा इससे जस्ट पहले वाले वर्ण में जुड़ जाएगी। पहला वर्ण पहले से गुरु हो तो उसको नहीं बदलना है, और यदि पहले से लघु हो तो उसकी मात्रा गुरु बन जाए। तो मात्रा लगाने के संदर्भ में हमने ये 5-6 नियम पढ़े। अब मैं एक छंद का कोई एक उदाहरण दे रहा हूं और उसकी मात्रा लगाना सिखा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। 5-6 नियम आपने पढ़ लिए होंगे। एक तो आपको पता होना चाहिए लघु स्वर कितने हैं 4, अ ई उ और री, यानी लघु स्वर चारों पर एक मात्रा। लघु स्वर युक्त कोई व्यंजन है तो भी एक मात्रा। एक मात्रा को प्रकट करने के लिए एक सीधी डंडी खड़ी पाई जिसे हम कहते हैं वो लगानी। और जो गुरु स्वर है 7, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इन सभी स्वरों पर एवं इन सभी स्वरों युक्त व्यंजनों पर सीधी सी कितनी मात्रा लगेगी 2, और उसके लिए चिन्ह क्या है वर्तुलाकार एस। अब आपको इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी बात करता हूं दोहा छंद की, तो दोहा छंद में एक एक मात्रा आपको गिननी पड़ेगी। अभी उदाहरण द्वारा देखिए, एक दोहा का उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि आपके दोहा कोर्स में नहीं है। पहले मात्रा की बात करूंगा, फिर छंदों के प्रकार का एक वैन आरेख बनाऊंगा मैं। उदाहरण देखिए, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। अब मैंने एक पंक्ति लिखी है, ये किसी छंद की है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है, प्रश्न की प्रकृति कैसे रहेगी, प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं, कोई भी एक छंद का उदाहरण दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। नामोल्लेख करते हुए इसके लक्षण लिखिए या विशेषता लिखिए या परिभाषा लिखिए, ऐसा प्रश्न आएगा। वो प्रश्न यदि आप हल करना चाहते हो तो आपको मात्राएं लगानी आनी चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या वर्ण है ए का, तो ए के वर्ण पर एक मात्रा, इसमें आ का वर्ण 2 मात्रा, इसमें क्या है ए का आ का 2। अब ये शुरुआत में आधा है, कोई भी शब्द की शुरुआत में आधा आ गया तो कोई मात्रा नहीं जुड़ेगी। अब इनकी टोटलिंग करिए, गणिए 1 और 2 3, 3 6, 4 10 और 3 13। यहां से यहां तक कितनी मात्राएं हुई 13 मात्रा। तो दोहा छंद का उदाहरण है। अभी आगे और देखिए, फिर यहाँ पर मैं कोमा करता हूं, जय पर 2 मात्राएं अर्थात ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा के लिए कितने वर्ण आते हैं 2, इस पर भी 2, ए की मात्रा है तो 2, इस पर भी 2, इस पर 1, ये क्या है हड़े, हड़े पर 1, ख पर 1 मात्रा, लेकिन जय के अंदर ऊ की मात्रा बड़ी है 1 मात्रा, और लास्ट रे में 1। अब इसको काउंटिंग करिए, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 और 3 11। अब यहां से लेके यहां तक कितनी मात्राएं हो गई 11, यहां 13, यहां 11। ये तो हुआ पहला चरण, ये हुआ दूसरा चरण। तो दोहा छंद में जो पहला और तीसरा चरण आता है, यहाँ पर तीसरा चरण है, पहला और तीसरा चरण है, उसमें 13-13 मात्राएं होती है, अर्थात विषम चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो कोई भी पंक्ति आ जाए और उससे पूछे आपको कि इसमें कौन सा छंद है, तो मात्रिक छंद पढ़ते समय आपको इस प्रकार से मात्राएं गिननी है और उत्तर निकालना है, और फिर उसके लक्षण आपको लिखने हैं। अब मैं आगे चलता हूं, मात्रा के बाद आगे की पंक्तियां बताता हूं। सबसे पहले देखिए, मात्रिक छंद किसे कहते हैं। अब दोनों प्रकारों पर डिटेल से चर्चा करूंगा। मात्रिक छंद, जिस रचना में मात्राओं की संख्या निश्चित हो,
अर्थात जिस रचना कविता दोहे में मात्राओं की संख्या निश्चित हो, अर्थात मात्राओं की गणना की जाए, उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के 3 उपभेद हैं। मात्रिक छंद के कितने उपभेद हैं? 3। कौन कौन से? यहां देखिए। सबसे पहले सममात्रिक छंद। सममात्रिक। दूसरा है